गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हो ट्यूनिंग मोटर्स। दोस्तों आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब हर टॉपिक में इंटरेस्टिंग ही लाता हूँ, बट ऑब्वियस है मेरी खुद की इच्छा होती है बनाने की, तो इसलिए मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक ही लेके आता हूँ मेरे हिसाब से। लेकिन ये पर्सनल फेवरेट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये है मेरी पर्सनल फेवरेट गाड़ी के बारे में। बोले तो ड्रीम कार जो बोलते हैं ना, उसके बारे में है। अब वो उसकी थोड़े बहुत आपको हिंट दे दूं तो वो गाड़ी, मतलब आपने, बट ऑब्वियस है क्या, मतलब आपने थंबनेल देख लिया है, लेकिन स्टिल मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि वो गाड़ी के थोड़े बहुत, मतलब आपको किससे सुना देता हूँ। वो गाड़ी जो है वो काफी फेमस हुई थी एक मूवी सीरीज की वजह से, रेसिंग मूवीज की वजह से। फिर उसके बाद वो गाड़ी काफी सारे, मतलब जो गेम्स होते हैं ना, गेम्स के अंदर वो जो फ्लैगशिप गाड़ियां होती है ना, फ्लैगशिप वर्जन बोले तो हीरो कार्स, मतलब वो गेम की हीरो कार्स जो होती है ना, वो हीरो कार्स के अंदर भी वो काफी डेब्यू कर चुकी है, डेब्यू बोल सकते हैं अपने उसे। और उसका जो नाम है, उसको मतलब जैसे निकनेम बोलते हैं ना, तो उसका जो निकनेम पड़ा हुआ है, वो निकनेम मैं सीधा ही आपको बताता हूँ, गॉडजिला। गॉडजिला बोले तो आपको अभी, मतलब जितने लोग होंगे उनको समझ में आ गया होगा। गॉडजिला बोलते एक ही गाड़ी है जिसको मतलब गॉडजिला बोलते हैं, वो है निसान की स्काईलाइन GT-R। तो आज का वीडियो ये चीज के बारे में होने वाला है। काफी सारे इंटरेस्टिंग मतलब बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ GT-R के रिलेटेड। वो कहाँ से चालू हुई थी और कहाँ पे एंड हुई है, उसका सफर कैसा रहा था और क्यों रहा था, तो वो पूरा आज के वीडियो के अंदर कवर होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। थैंक यू। तो चलिए चालू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक और आज का ये वीडियो और ये आज का अपना ये स्टोरी। सॉरी, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये चीज के लिए। सीधा ही मैं बात करता हूँ। 1980s में ये गाड़ी ने जो बवाल मचाया था ना, वो बवाल कोई गाड़ी आज तक नहीं मचा पाई। वो ऐसी एक तरह की लेगेसी छोड़ के गई है। जैसा मैं बता रहा था, वो निसान स्काईलाइन की बात है। स्काईलाइन बोले तो स्पेसिफिकली GT-R की मैं बात कर रहा हूँ। स्काईलाइन मुझे पर्सनली, मतलब वो ड्रीम कार बोलते हैं तो ड्रीम कार है ही वो मेरी। मतलब उसके अंदर नो डाउट के, मतलब अगर कोई सपने में भी या नींद में भी उठा के बोले ना, भाई तेरे को क्या चाहिए, मतलब मैं 4 करोड़ या 5 करोड़ की गाड़ी दूं या तो फिर मैं तो तुमको ये वाली गाड़ी दूं, मतलब GT-R दो, मेरा एक ही ऑप्शन रहेगा, भाई मुझे GT-R दे दो। मैं उसी के अंदर खुश हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी वो गाड़ी को चला सकता हूँ, वो जिंदगी भर उसकी गाड़ी के अंदर रह सकता हूँ। बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी मतलब ये टाइप का मतलब प्यार है वो चीज के लिए। अब इसकी जो स्टोरी है ना, वो चालू होती है 1960s में। ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा कि ये जो स्काईलाइन प्रोडक्ट जो है वो निसान का ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है। स्काईलाइन जो है वो 1960s में एक कंपनी थी जापान के अंदर, जिसका नाम था प्रिंस मोटर कंपनी। तो प्रिंस मोटर कंपनी जो है वो स्पेसिफिकली लग्जरी गाड़ियां बनाती थी और 1960s में उसके पास सिर्फ 2 मॉडल थे, एक ग्लोरिया था और एक स्काईलाइन था। अब उनका ऐसा है कि जापान के अंदर, मतलब अपने इंडिया के अंदर है ना, रेसिंग हिस्ट्री इतनी ज्यादा है नहीं, लेकिन बाकी अदर कंट्रीज के अंदर, आप US ले लो, जापान ले लो, जर्मनी ले लो, ये सारी कंट्रीज के अंदर है ना, मतलब रेसिंग हिस्ट्री मतलब बहुत है कि मतलब वो रेसिंग का मतलब अंदर उनके अंदर है, वो DNA ही पड़ा रहता है कि भाई हम तो रेसिंग वाले हैं। क्यों? क्योंकि है ना, जो मतलब ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स थे, उनको अपनी गाड़ी के बारे में अगर कुछ डिस्प्ले करना हो कि भाई हमारी गाड़ी का परफॉर्मेंस ऐसा है या तो हम लोग ये इतने अच्छी गाड़ियां बना सकते हैं, ये सारी चीजें है ना, रेसिंग में उतरने के बाद ही मतलब वो साबित कर पाते थे कि भाई ये आज हम लोग नया मॉडल निकाल रहे हैं और ये नया मॉडल इतना इतना मतलब रेस जीता हुआ है, या तो इतना इसका टॉप स्पीड है, ये इसका इतना परफॉर्मेंस है, इसका हैंडलिंग इस तरीके से है। तो वो सारा चीजें ना, मोटर स्पोर्ट इवेंट्स होते हैं ना, उसी के अंदर मतलब उनको पता चलता था। तो इस वजह से प्रिंस मोटर कंपनी है वो भी ऑलरेडी थोड़ा मतलब हिस्सा लेती थी और काफी मतलब अच्छे लेवल की थी कि जहाँ पे पोर्शा को भी वो काफी बार है ना टक्कर, मतलब करारी टक्कर देती थी कि भाई पोर्शा भी, मतलब सोचना पड़ता था पोर्शा ड्राइवर्स को भी कि भाई मेरे पीछे लगा हुआ है स्काईलाइन। अब यहाँ पे निसान जो है, निसान वो टाइम पे काफी छोटा मैन्युफैक्चरर था, काफी छोटा तो नहीं बोले तो एक स्मॉल स्केल का मैन्युफैक्चरर था। और उसी के टाइम पे उसके सामने था टोयोटा, और टोयोटा बोले तो मतलब उसने अपना एक ब्रांड बना लिया था। और वो ब्रांड के चलते चलते मतलब निसान को काफी दिक्कतें हो रही थी जापान के अंदर अपनी गाड़ियां बेचने के लिए। क्यों? क्योंकि कोई भी देखो कि आप एक ब्रांडेड गाड़ी लोगे जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, रिलायबल है, या तो फिर आप कोई मतलब एक छोटी मैन्युफैक्चरर के पास से वो गाड़ी लोगे, तो जनरली मतलब हमारा सोच होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि भाई कोई भी गाड़ी लेने की बात करता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है सुजुकी। तो उस तरीके से मतलब दिमाग में सिर्फ लोगों के, मतलब जापानीज लोगों के दिमाग में आता था कि भाई टोयोटा गाड़ी लेना है तो टोयोटा का। तो वो निसान को काफी दिक्कत दे रहा था। तो निसान ने ये सोचा कि भाई हमारे पास तो, मतलब निसान वो टाइम पे सिर्फ एकदम नॉर्मल गाड़ियां बनाता था, स्पोर्ट्स का उसका कोई
कोई ब्रांच नहीं था, या तो स्पोर्ट्स के अंदर उनका कोई मतलब इतना खास लेना देना नहीं था। और ऑन दी अदर हैंड प्रिंस मोटर कंपनी जो है वो काफी अच्छा कर रही थी लग्जरी सेगमेंट के अंदर एज वेल एज स्पोर्ट्स सेगमेंट के अंदर। तो इन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया। निसान ने ये सोचा कि चल हम लोग कोई बात नहीं, एक मर्जर कर लेते हैं जिसकी वजह से प्रिंस मोटर कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मिल जाए, उनके टैलेंट मिल जाए, उनके जो ऑलरेडी R&D किए हुए पेपर्स है वो सारी चीजें मिल जाए। ये दिमाग में रख के निसान ने प्रिंस मोटर कंपनी के साथ टाई अप किया। तो 1969 के अंदर निसान ने स्काईलाइन लॉन्च किया और प्रिंस का नाम हटा दिया। मतलब जनरली ऐसा ही होता है कि जब बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को टेक ओवर करती है तो मर्जर होता है, तो बड़ी कंपनी छोटी कंपनी का नाम हटा देती है। तो वही यहाँ पे भी हुआ। 1969 में उन्होंने निसान स्काईलाइन लॉन्च किया, जिसको काफी अच्छा मतलब रिव्यूज बोलते हैं, रिव्यूज मिले या तो काफी अच्छा रिस्पांस मिला पब्लिक के पास से। लेकिन निसान है उनका टारगेट कुछ मतलब बड़ा था, उनको कुछ बड़ा करना था कि भाई हम लोगों ने मतलब सिर्फ इसको मतलब सिर्फ इतना सा एक्वायर इसलिए नहीं किया हुआ है कि बस लोगों के मतलब पब्लिक के नजर में हम लोग सिर्फ ओके इश हो जाए, उनको लेजेंडरी कुछ करना था। तो इसलिए उन्होंने पहली बार 1969 के अंदर मतलब जब ये स्काईलाइन लॉन्च हुआ और उसी साल उन्होंने फिर एक GTR वर्जन लॉन्च किया। अब 1969 में जो GTR वर्जन जो लॉन्च हुआ था वो 160 हॉर्स पावर का था। आप समझ रहे हो कि 160 हॉर्स पावर 1969 में काफी ज्यादा कहलाता है। तो वो उन्होंने वहां पे लॉन्च किया था। और उसके बाद जो लॉन्च हुआ था ना वो 4 डोर सिडान था। तो 4 डोर सिडान मतलब आप समझ सकते हो कि मतलब है ना ज्यादा लोगों को एक्साइट नहीं करता कि भाई स्पोर्ट्स कार और 4 डोर नहीं मजा आता। तो उन्होंने अगले ही साल 2 डोर सिडान लॉन्च की थी जिसका नाम रखा था हाक्सुका। आई एम नॉट श्योर का मतलब सही बोल रहा हूँ कि नहीं, हाक्सुका नाम रखा था। हाक बोले तो बॉक्स होता है, हाको बोले तो बॉक्स होता है और सुका बोले तो स्काईलाइन होता है। तो इस तरीके से उसका नाम पड़ा था, जो 2 डोर सिडान थी 1971 में लॉन्च हुआ था। और इसी के बाद उन्होंने 1973 में मतलब स्काईलाइन GTR को काफी सारे अपग्रेड्स देके मतलब ना टायर्स अच्छे करके, सस्पेंशंस को और इंजन को और ट्यून अप करके उन्होंने एक नया सा वर्जन लॉन्च किया जो ज्यादातर फेमस हुआ केन मेरी के हिसाब से। अब इसके पीछे का स्टोरी है ना काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब कभी आपने ये सोचा है कि मतलब किसी गाड़ी का या तो किसी का प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट चल रहा हो और मतलब वो प्रोडक्ट वही एडवर्टाइजमेंट से फेमस हो जाए? तो एक्चुअली यहाँ पे वही हुआ था। निसान ने एक एड कैंपेन लॉन्च किया था जहाँ पे केन और मेरी ये दो लोग GTR के साथ रोड ट्रिप्स कर रहे होते हैं। तो उसके बेस के ऊपर ये पूरा कैंपेन था और वो कैंपेन इतना हिट हुआ, इतना फेमस हुआ कि भाई लोगों ने वो मॉडल को ही केन मेरी के नाम से मतलब पहचानना चालू कर दिया था। 1970s के अंदर है ना पेट्रोल क्राइसिस बहुत ज्यादा थे। उस वजह से काफी सारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स जो थे उन्होंने एक पेट्रोल खाने वाले नॉन इकोनॉमिकल कार जो बोलते हैं ना कि बड़ी एसयूवीज हो गई, बड़ी एसयूवीज वो टाइम पे चलती नहीं थी, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ज्यादा पेट्रोल खाती थी ना वो गाड़ियों को उन्होंने डिसकंटिन्यू करना चालू किया। और वही हुआ GTR के साथ। और वो चीज ऐसा लगा कि मतलब लोगों को काफी दुख हुआ वो चीज को सुन के। लेकिन निसान तो निसान है, मतलब निसान ने मतलब अभी तक काफी बार प्रूव कर चुका है कि वो लोग पीछे हटने वालों में से नहीं है। तो इसी दौरान मतलब 1974 में ये खत्म तो हो गया, लेकिन स्काईलाइन का नाम उन्होंने चालू रखा था। मतलब अलग अलग उन्होंने वर्जन्स निकाले थे कि 831 निकाला था, लेकिन वो सिर्फ पर्टिकुलर स्काईलाइन ही थे जिसके अंदर मतलब हाँ ट्विन टर्बो वाले ऐसे कोई मॉडल्स नहीं थे। थोड़ा बहुत मतलब टर्बो पावर और ये सब दे दे के मतलब एक दो मॉडल्स उन्होंने निकाले थे, लेकिन वो कोई हाइप नहीं थी जिस तरीके की GTR की थी। और रेसिंग के अंदर भी वो ओके थे, मतलब वो सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए, वो जैसे बोलते हैं ना भाई अपनी लेजेंड है रेस में तो हिस्सा लेना ही है, तो इस तरीके से वो सिर्फ हिस्सा लेने के लिए हिस्सा ले रहे थे। फिर ये चीजें ना निसान को काफी खल रही थी कि यार हमारा जो लेजेंड है, हमारा जो नाम है वो धीरे धीरे मतलब कम होता जा रहा है, डूबता जा रहा है। और यहाँ पे देखो अपने यहाँ पे इंडिया के अंदर फिलहाल ये सारी चीजें ज्यादा चलती रहती है। ठीक है, अरे मेरा मिरर घिस के चली गई बापू। ये देखो अब इनको मैं क्या बोलूंगा, मैं मेरा साइड गिलास खराब करके गए हैं। पता नहीं, बाहर उतर के देखता हूँ कि फिर हुआ क्या है यहाँ पे। तो 1989 के अंदर GTR को ये लोग वापस से लेके आ जाते हैं और वो आता है R32 के फॉर्म के अंदर। और उसको स्पेसिफिकली बनाया जाता है कि भाई पोर्शा वो टाइम पे पोर्शा 595 जो है मतलब है ना वो स्टार था, रेसिंग का स्टार था। बस उसी को दिमाग में, उसी को हराने के हिसाब से उन लोगों ने वो निकाला था कि भाई हमको तो ये गाड़ी को ही मतलब टक्कर देने की है। उस हिसाब से वो गाड़ी को पूरी तरह से मतलब बनाया गया था। और उसके अंदर 2.6 लीटर का ट्विन टर्बो इंजन लगा था जो 276 हॉर्स पावर दे रहा था। याद करना जो पहला वाला जो लेजेंड उन्होंने निकाला था वो था 170 हॉर्स पावर का और ये था 276 हॉर्स पावर का। प्लस इसके अंदर ये था 4 व्हील ड्राइव।
ज्यादातर गाड़ियां जो थी वो रेयर व्हील ड्राइव हुआ करती थी, वो टाइम पे स्पोर्ट्स कार जो है वो रेयर व्हील ड्राइव हुआ करती थी, लेकिन ये जो है ये फोर व्हील ड्राइव थी। और तो और इसके साथ ये फोर व्हील स्टीयर भी था। जब मतलब अगर आप स्टीयरिंग में मतलब राइट जाते हो तो आगे के टायरों के साथ पीछे के टायर भी थोड़ा सा मतलब है ना टर्न लेते थे, इस वजह से उसका स्टेबिलिटी और उसका ग्रिप जो है काफी बेहतर बना था। अब यहाँ पे इन लोगों ने जैसे ही ये गाड़ी लॉन्च होती है और उसी के साथ साथ ये इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करती है कि मतलब है ना लोगों ने मतलब इसका नाम ही अलग से गॉडजिला कर दिया था। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये जापान रेसिंग के अंदर, जापान टूर रेसिंग, मतलब ये सारा जो जितना स्टोरी चल रहा है सब सारा जापान के अंदर, ये जापान से वो बाहर निकला ही नहीं था। लोग सिर्फ पेपर में, रेडियो पे और तब टीवी के अंदर सिर्फ देखा करते थे कि भाई ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो जापान में है, लेकिन वो मतलब वर्ल्ड मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ इसने क्या किया। मतलब ये जब R32 आया था ना, इसने क्या किया। 1989 में ये लॉन्च हुआ, रेसिंग में हिस्सा लिया, जीत गया। 90s में मतलब उन्होंने रेसिंग में हिस्सा लिया, 90s के अंदर जीत गए, 91 के अंदर जीत गए, 92 के अंदर जीत गए, 93 के अंदर जीत गए। इसी वजह से उसका नाम गॉडजिला पड़ा। और ऐसे वैसे नहीं जीते, ये 29 इवेंट्स के अंदर इन्होंने पार्ट लिया था और सारे के सारे के अंदर ये जीत गए थे। अब आप बताओ कि इतना मतलब कहर ढाने के बाद लोग तो इज्जत से बोलेंगे कि भाई तुम गॉडजिला हो, क्योंकि गॉडजिला के जापान के अंदर एक अलग सा लेजेंड है, इसलिए उसका नाम गॉडजिला पड़ा था। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर। अभी जब 90s चालू होता है तो R32 अभी भी चल रहा है, ठीक है। GTR के नाम के इन्होंने अलग से एक स्पेशल वर्जन निकाला जिसका नाम रखा R32 GTR N1। इन्होंने निसान के मतलब स्काईलाइन के काफी सारे स्पेशल वर्जन बहुत सारे निकाले, वो अभी आपको आगे आगे पता चलेंगे कि मतलब किस तरीके से निकाले हुए हैं। 1993 के अंदर इन्होंने वी स्पेक लॉन्च किया। वी स्पेक बोले तो विक्ट्री स्पेसिफिकेशंस। इन्होंने ये जो मॉडल है इसके सिर्फ 1400 यूनिट्स बनाए थे। उसके अगले साल इन्होंने 1994 के अंदर वी स्पेक 2 लॉन्च किया था और उसके जो है वो सिर्फ 1300 यूनिट्स बनाए थे। तो आप समझ रहे हो कि मतलब है ना ऑलरेडी मतलब है ना जो अभी ओप्पो वीवो जो अपने मोबाइल फोन वाले जो करते हैं कि भाई है ना कम मॉडल्स निकालो, हाइप क्रिएट करो, ये निसान वो टाइम से करता आ रहा है। ये 93 की बात कर रहा हूँ, 94 की बात कर रहा हूँ। 5 साल के अंदर 1990 से लेके 1995 तक इन्होंने 5 वर्जन निकाले। जो पहला था निसान स्काईलाइन, जो बेस था वो तो अलग ही है, वो तो बेस आ जाता है। पहला वर्जन निकाला GTR, दूसरा वर्जन निकाला निस्मो, तीसरा वर्जन निकाला N1, चौथा वर्जन निकाला इन्होंने वी स्पेक और उसके बाद पांचवा वर्जन निकाला उन्होंने वी स्पेक 2। इतने सारे मतलब, और वो भी सारे छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर निकाले थे। तो उस वजह से गाड़ी का हाइप ऑलरेडी बन चुका था, रेसिंग हिस्ट्री था, रेसिंग का उसका टैलेंट था, वो सारी चीजें ऑलरेडी मतलब ये गाड़ी को मतलब कोई जरूरत ही नहीं था। अगर निसान आंख बंद करके भी स्काईलाइन निकाल लेना तो लोग आंख बंद करके खरीद नहीं वाले थे, क्योंकि लोगों को उतना भरोसा बैठ गया था। ये सब होते हैं 1995 में निसान लेके आ जाता है R33। जो R33 है ना वो गाड़ी मतलब है ना लंबा होता है, चौड़ा होता है, बड़ा होता है, वजन भी ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी ये अपने R32 से ज्यादा फास्टर होता है। क्यों? क्योंकि निसान के पास टेक्नोलॉजी है, उन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया, उन्होंने इंजन के ऊपर काम किया और वही इंजन उसको ज्यादा हॉर्स पावर निकाल के दे रहा था, ज्यादा ट्रैक्शन निकाल के दे रहा था, कंट्रोल्स बहुत अच्छे थे। और क्या बोलते हैं, ये छोटी छोटी जो चीजें करके वो उन्होंने मतलब है ना गाड़ी 200 पाउंड बोले तो अपने यहाँ पे कितना होता है, शायद 160 किलो, 160 किलो, सॉरी 160 किलो होगा आई गेस। तो मतलब 160 नहीं होगा, 320 किलो होगा। 320 किलो मतलब गाड़ी हैवी होने के बावजूद सेम इंजन के अंदर से आप फास्ट गाड़ी कैसे बना सकते हो? ये निसान का टैलेंट है। निसान के मतलब जो निस्मो टीम है, निस्मो टीम बोले तो निसान मोटर स्पोर्ट, तो ये टीम का काम है। मतलब स्काईलाइन आर आर जो GTR जितनी भी सारी बन रही है ना, ये सारा निस्मो लोगों का मतलब निस्मो टीम का काम है। तो जो भी आपको थैंक यू बोलना है उनको बोलिए इस तरीके की लेजेंड गाड़ी बनाने के लिए। अब ये तो हो गए नॉर्मल सी मतलब निसान वापस से उनको समझ में नहीं आता यार, ठीक है यार नॉर्मल है, गाड़ी चल रही है, बढ़िया है, लेकिन फिर भी उनको कुछ और करना था। तो ये 96 के अंदर क्या करते हैं कि वही R34 को GTR बैजिंग के साथ 400R निकालते हैं, जिसका मतलब है कि उसके अंदर 400 हॉर्स। तो आप समझ सकते हो मतलब क्या चल रहा था, ये स्टोरी के अंदर क्या चल रहा था, मतलब GTR का स्टोरी कितना लंबा है और कितना डीप है। लेकिन आप इतना सारा जो किस्सा सुनने के बाद अभी तक जो स्टोरी का जो हीरो है, अभी तक स्टोरी का हीरो का एंट्री हुआ ही नहीं है। क्यों?
क्योंकि अभी तक R34 आया ही नहीं है। तो R34 मतलब 96 के अंदर जो इसी तरीके से इन्होंने जो 400R जो लॉन्च करके रखा हुआ था ना, उसी के दौरान मतलब इनका एक चल रहा था, मतलब निसान मतलब है ना एक स्पेसिफिकली एक बहुत अच्छा सा मतलब स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा था, ऐसा बोल सकते हो। कि समझो कि फॉर एग्जांपल आपका R32 का मतलब है ना GTR चल रहा है, ठीक है, उसके नए नए आप है ना स्पेसिफिक मॉडल्स निकालते जा रहे हो, V-Spec 1 निकाला, V-Spec 2 निकाला, N1 निकाला, ऐसे ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन उसी के साथ R33 का एक बेस वर्जन वो लोग मार्केट के अंदर पहले से लॉन्च करके रख देते थे, जिसके अंदर मतलब ना GTR बैज नहीं लगता था, लेकिन एक एकदम बेसिक सा वर्जन, जैसे अपने मतलब कोई एक्साइटमेंट होती है ना किसी को, भाई मेरे को नया गाड़ी चाहिए, नया वर्जन चाहिए, तो वो मार्केट के अंदर वो केटर करता था, जो मतलब है ना एकदम बेसिक सा गाड़ी होता था। तो यही दौरान मैं आपको यही बता रहा था कि 98 के अंदर इन्होंने एक बेस वर्जन लॉन्च किया R34 का, जो आ रहा था R33 के इंजन के साथ, पुराना इंजन था, सेम चीज को उन्होंने बेस वर्जन में लॉन्च किया था, जो उसको पब्लिक ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया। गाड़ी थोड़ा मतलब R33 से थोड़ा छोटा था, ठीक है, लेंथ वाइज और विड्थ वाइज, लेकिन वो R33 से ज्यादा हैवियर था, मतलब वो R33 से शायद से मेरे ख्याल से नॉट श्योर कि कितना हैवी था, लेकिन अगर हो तो मैं लिख दूंगा कमेंट में, मतलब डाल दूंगा मैं नीचे, या तो वीडियो में लिख दूंगा कि भाई इतना हैवियर था, ठीक है। अब आती है बात 1999 में इन्होंने वापस से R34 GTR लेजेंड जो है, यहाँ पे पहली बार मतलब है ना ये लेजेंड की शुरुआत, अब वो जो लॉन्च हुआ था वो 327 हॉर्स पावर के साथ लॉन्च हुआ था, ठीक है। और उसके अंदर इन्होंने दो मतलब गाड़ियां निकाले थे, कि एक जो थी एक निसान मतलब स्काईलाइन GTR था, और एक स्काईलाइन GTR V-Spec था। सेम वही स्टोरी है कि मतलब रेसिंग का जो मतलब जो ट्यून अप होता है, जो स्टिफ सस्पेंशन आते हैं, बड़े से ब्रेक्स आते हैं, इंजन को थोड़ा ट्यून अप करके रखते हैं, वो V-Specs के हिसाब से एक स्टैंडर्ड और एक V-Specs वाला वो R34 मतलब GTR उन्होंने लॉन्च करके रखा हुआ था। अब बारी आती है 2000s की, तो 2000s में इन्होंने क्या किया था, V-Spec 2 लॉन्च किया था, जो काफी अच्छा रिस्पॉन्स बट ऑब्वियसली इनको मिल ही रहा था। फिर बाद में आती है बारी 2002 के अंदर इन्होंने क्या किया था कि V-Spec 2 N1 और M1 इस तरीके के दो मॉडल निकाले थे। जो N1 जो था वो और भी ज्यादा स्पेक्ड अप वर्जन था V-Spec का, और इसके साथ एक इन्होंने नूर वन भी निकाला था। जो नूर वन जो उन्होंने निकाल के रखा हुआ था, जो नूर वन अपने नूरबर्गरिंग या नरबर्गरिंग, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो एक मतलब है ना रेस ट्रैक है, जहाँ पे आप जितने भी हाइपर कार, स्पोर्ट्स कार जितने भी देखते हो, उन सबका मतलब जो स्पीड टेस्ट होता है ना, वो सारे वहां पे होते हैं। तो GTR के अंदर ऐसा सीन हुआ था कि मतलब वो वहां पे मतलब नोटरबंग, आप समझ लीजिए को वो जो ट्रैक है, वो ट्रैक के अंदर उसने मतलब वो टाइम का सबसे लेजेंड गाड़ी था कि सबसे कम टाइम के अंदर उसका मतलब वो ट्रैक उसने कंप्लीट किया था, सबसे फास्टेस्ट कार वो वहां पे थी। तो उस वजह से उसको ओमाज देने के लिए उन्होंने निकाला था कि निसान स्काईलाइन GTR V-Spec N1 नूर वन, ऐसा था, जो आता था बड़े टर्बोस के साथ, जो आया बड़े टर्बोस के साथ, ज्यादा स्पीड के साथ, ज्यादा क्या बोलते हैं गोल्डन ट्रिम्स, एक्सेंट्स, मतलब समझ सकते हो ना, एकदम स्पेशल गाड़ी जो निकालते हैं वो स्पेशल गाड़ी के साथ, मतलब उस हिसाब से उसके आउटलुक्स भी मतलब दिए थे। मतलब इंजन तो उन्होंने बनाया ही था, अंदर का ट्यून अप तो उन्होंने किया ही था, लेकिन साथ ही साथ बाहर से भी मतलब उन्होंने एक्सटीरियर में भी काफी सारे चेंजेस किए थे और टचअप किए थे। अब 2002 के बाद ये गाड़ी और 3 साल चलती है, लेकिन 3 साल के बाद ये गाड़ी को एंड होना पड़ता है कि R34 जो है, ये नाम बोले तो निसान स्काईलाइन का जो नाम है वही नाम खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि 2005 में एक नया CEO अपॉइंट हुआ था, जिसका एक ही मतलब गोल था कि निसान को प्रॉफिटेबल बनाना। और ये जो मोटर निसान का ये जो निज्मो वाला सेगमेंट जो था, मोटर रेसिंग वाला जो सेगमेंट था, ये बिल्कुल भी मतलब प्रॉफिटेबल नहीं था। उस वजह से मतलब इन्होंने और जो स्पोर्ट्स कार जो वर्जन है वो सारे उन्होंने बंद कर दिया। और बस आप सोच सकते हो कि लेजेंड बाद में किस तरीके से मतलब इस तरीके से एंड हुआ था। लेकिन उसका DNA अभी भी मौजूद है, जो R35 में आता है। टेक्निकली मतलब वो एक सिर्फ स्काईलाइन नहीं है, वो सिर्फ GTR है, लेकिन उसके अंदर का जो DNA है वो स्काईलाइन का कहीं ना कहीं DNA है। लेकिन यार ये गाड़ी मतलब क्यों क्यों बंद किया गया इसको, स्काईलाइन को। और स्काईलाइन की और एक मैं आपको बात करूँ तो उसके जो प्राइसेस है, उसका जो क्रेज है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वो गाड़ी नया था ना, R34 की स्पेसिफिकली मैं बात करता हूँ, जब वो गाड़ी नया था ना, तो वो टाइम पे कुछ है ना $70,000-80,000 के आसपास आता था।
मतलब आज की तारीख में बता रहा हूँ, आज की तारीख में 70-80 हज़ार डॉलर के आसपास आता था। अपने यहाँ पे तो कभी लॉन्च ही नहीं हुआ, इसलिए मैं रुपीज में बताना ही नहीं चाहता। आप कन्वर्ट कर लेना, फिर बाद में उसके ऊपर टैक्स भी लगा लेना कि भाई 120% इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगा, वो सब आप कैलकुलेट कर लेना। तो 70,000 का जो गाड़ी है ना आज की तारीख में ऑप्शन के अंदर, वो है ना $300 तक जाता है। मतलब आप समझ सकते हो कि 25 साल पुरानी गाड़ी आपको जो ओरिजिनल प्राइस है उससे 3 गुना ज्यादा या तो 4 गुना ज्यादा मतलब महंगी आपको मिल रही है। तो मान लो आप समझ सकते हो कि वो गाड़ी की क्या मतलब, वो क्या लेजेंड गाड़ी है, उसका क्या क्रेज है लोगों के अंदर। बस अभी मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे खत्म करूंगा, क्योंकि मैं इसके बारे में मतलब काफी बोल सकता हूँ कि वो यहाँ पे थी, वहां पे थी, मेरे को ये पसंद है, वो पसंद है, उसके टायर, उसके बोनेट, उसके हुड, उसके लाइट, उसका टेल लाइट, सब कुछ मैं बोल सकता हूँ। लेकिन मैं ज्यादा लंबा वीडियो करना नहीं चाहता, इसलिए वीडियो को मैं अभी एंड करूंगा। अगर आपको कोई ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई स्पेशल या फेवरेट गाड़ी है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं और उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल के लाऊं, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बता देना कि भाई ये गाड़ी के लिए आपको वीडियो चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा उसको डिटेल के अंदर जितना मतलब मैं ला सकूं उतना ज्यादा मैं वीडियो लेके आऊं। चलिए मिलते हैं।